हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी बताने वाले हैं। कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे और आपके 25 नंबर जो फिजिक्स में आते हैं उनको हम पक्का करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं अपने पास में, और जैसे जैसे मैं सॉल्व किए जा रहा हूँ आप भी उसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपने कॉपी में नोट करते रहिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कि जैसे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको चार ऑप्शन दिख रहा होगा। कि जैसे पहला ऑप्शन दे रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो चार ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जैसे कि आपको बताया गया होगा कि प्रकाश के गुणों के बारे में, कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वैसे ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों को भी चलने के लिए किसी भी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही है। बट ध्यान ये देना है कि आपको सही नहीं है बोला है, तो सही नहीं होने का मतलब ही कौन सा इसमें सही नहीं है। आपको ये भी पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगें होती है जिनको चलने के लिए किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए हमको माध्यम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर बोला है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जैसे आपको पता होगा कि दर्पण आपको पता होगा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और आपका होता है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है। बट जब बात करेंगे समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण की कोई फोकस दूरी नहीं होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। क्योंकि समतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है हमारी? अनंत। तो इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, जो क्या होता है? यफ बराबर r/2। तो जब समतल दर्पण के लिए यफ हमारा क्या होगा? अनंत होगा, तो r कितना हो जाएगा? तो ये भी हमारा अनंत होता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान देख लीजिए कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है हमारे बच्चों? अनंत होती है, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है हमारी? अनंत होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ कि समतल दर्पण जो होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे आप किसी भी समतल दर्पण के सामने यदि खड़े रहते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो जितनी दूरी पर दर्पण से हम खड़े रहते हैं उतनी ही दूरी पर वस्तु का जो अंदर प्रतिबिंब बनता है आभासी, वो कितनी दूरी पर बनता है? जितनी दूरी पर हम खड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि वस्तु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है व्यक्ति, तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? तो बच्चों क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब भी हमारा क्या होता है? उतनी ही दूरी पर बनता है। तो इसी प्रकार से यदि हम आवर्धन के लिए सूत्र देखेंगे दर्पण के लिए, तो यम बराबर होता है -v/u बराबर I/o, जहाँ v क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और u क्या होता है? वस्तु की दर्पण से दूरी। I होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, o होता है वस्तु की ऊंचाई। तो अभी हमने आपको बताया कि दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी गई, तो जितनी दूरी पर प्रतिबिंब होता है, वस्तु होती है, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। तो इस प्रकार से v और u
दोनों का मान क्या होगा हमारा, बराबर होगा। तो और ये याद रखिए कि दर्पण के सामने जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव साइन के साथ ली जाती हैं, और दर्पण के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ली जाती है। तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है, तो इसलिए वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा यू को हम माइनस लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। तो इस प्रकार से यम बराबर जो सूत्र हो गया हमारा माइनस वी बाई यू, तो वी वी हो जाएगा और यू माइनस यू हो जाएगा। तो जब ये माइनस से माइनस कट गया, और हमने बताया कि v बराबर क्या होता है, u होता है, तो v की जगह हम u रख देंगे, तो u बटे u बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसलिए समतल दर्पण की जो आवर्धन होगी वो क्या होगी हमारे पास में 1 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे कि प्रकाश के परावर्तन में नियम सदैव सत्य होते हैं। परावर्तन की बात हो रही है बच्चों। तो परावर्तन मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह के ऊपर गिरती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आया हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए बात करते हैं। तो केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या ये सभी। तो ये याद रखिए बच्चों कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है सभी प्रकार के दर्पणों के लिए सिद्ध होता है, सत्य है। तो सभी प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। तो अभी बताया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, तो इसलिए इसके ऑप्शन क्या होंगे, क्या होगा बताइए बच्चों। तो इसका ऑप्शन अवतल दर्पण भी होगा, उत्तल दर्पण भी होगा और समतल दर्पण भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये तो आप देखकर ही बता लोगे, अभी मैंने बताया कि एफ और आर में संबंध होता है। अभी इस क्वेश्चन नंबर जो आपने देखा होगा ऊपर मैंने आपको बताया था कि एफ और आर में क्या संबंध होता है बच्चों। तो एफ बराबर आर बाई 2। तो देखिए कहीं पर दिया हुआ है, तो एफ बराबर आर ये गलत है, एफ बराबर 1/r ये भी गलत है, 2f। तो देखिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2f बराबर आर, और ये f बराबर 12, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव, गोली दर्पण है हमारे पास में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गोली दर्पण के बारे में, तो जैसे आपने गोली दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, जैसे हमने क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया गोली दर्पण, तो ये इसकी वक्रता केंद्र है और ये इसका ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है तो इसको दिखाते हैं आर से, यानी कि वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण हमको नहीं बताया गया कि कौन सा दर्पण है, तो इसलिए इसमें हम साइन की बात नहीं करेंगे। तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर दे दिया और फोकस दूरी पर बोला है। तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा होगा कि आर बराबर क्या होता है, 2f। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए बगल में लिखा हुआ एफ बराबर आर बाई 2। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आर बाई 2। तो आर कितना दिया हुआ हमारा 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो संभवतः दर्पण एवं लेंस है। अभी जैसे हमने बताया था कि आपके पास यदि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। तो वही जो प्रॉपर्टी दर्पण की होती है वही लेंस में भी होता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी नेगेटिव और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, क्या लिख रहा है, दर्पण अवतल, लेंस दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, जो कि क्या है, गलत है। दर्पण अवतल तो सही है बट लेंस उत्तल नहीं होगा, ये भी गलत है। दोनों उत्तल, तो उत्तल के लिए दोनों पॉजिटिव होता है बट यहाँ पर बात कर रहे हैं नेगेटिव। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों अवतल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण से, किसी दर्पण देखिएगा, अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाता है। यह किरण मुख्य अक्ष के परिच्छेदन करती है। यानी कि आपने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पढ़ा होगा कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं। जैसे आपके पास में एक ये दर्पण दिया हुआ है, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण लिया हमने, तो इसकी 4 गुण होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से जाती है, उसके फोकस से जाती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, फोकस से, तो मुख्य अक्ष के वो क्या होती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से, तो वो क्या होता है, उसी मार्ग में वापस लौटाता है जिस मार्ग से वो गया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आ रहा है। तो क्या होगा ऑप्शन इसका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, फोकस पर, फोकस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर जानी चाहिए। फोकस हम ध्रुव के मध्य, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा उसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, तो देखिए ध्यान से, तो वक्रता त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है जो कहाँ से कहाँ तक होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की होती है। तो इस प्रकार से एक दूरी है, तो दूरी का यदि मात्रक बोला जाएगा तो दूरी के जैसे एमकेएस मात्रक की बात करेंगे, तो एमकेएस मात्रक क्या होता है हमारा इसका, मीटर। ठीक है, तो एमकेएस मात्रक क्या होता है, मीटर। बट इसके साथ साथ यदि आप सेंटीमीटर की बात देख रहे हो, मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर भी दूरी के छोटे मात्रक में यूज़ होता है जिसको हम सीजीएस में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से मीटर भी वक्रता त्रिज्या का मात्रक होगा, सेंटीमीटर भी होगा और मिलीमीटर भी होगा। इसका मतलब तीनों होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सभी। तो देखिए 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। बच्चे क्या करते हैं कि इसमें मीटर मार के आ जाता है और जो जो जैसे कि उनका क्या होता है, गलत हो जाता है। मीटर भी होगा, सेंटीमीटर भी होगा और मिलीमीटर भी होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11। तो कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। 2023 में क्वेश्चन आया था, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आवर्धित काल्पनिक, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी आपका प्रतिबिंब बन सकता है। तो उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, और ए और सी दोनों। तो यानी कि आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक तो होता है बट वो छोटा होता है। बट यहाँ बात कर रहा है सीधा और बड़ा। तो बड़ा बनाने के लिए आपको कौन सा दर्पण रखना पड़ेगा, अवतल दर्पण रखना पड़ेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण से छोटा बनता है। आइए इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023-24 में आया हुआ था आपका, 22 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाइए बच्चों। इसको 2024 में भी, 2023 में भी, तो ये लगातार 4 सालों से, 5 सालों से लगातार ये आपसे पूछ रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति होगी। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ होती हैं, टोटल 6 स्थितियाँ होती हैं। कौन कौन सी स्थिति होती है थोड़ा समझ लीजिए। पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु हमारा कहाँ होगा, अनंत पर होगा। तो जब किसी वस्तु का जो अनंत पर होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमारा फोकस पर और बहुत ही छोटा बनता है। और ये याद रखिए कि टोटल 5 केस जो अवतल दर्पण के होते हैं, इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है। वो 5 स्थिति कौन कौन सी है, तो देखिए, तो पहली स्थिति है अनंत पर, दूसरी स्थिति है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी स्थिति है वक्रता केंद्र पर, चौथी स्थिति है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, पांचवी स्थिति है फोकस पर, और लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट स्थिति है वो है
फोकस तथा ध्रुव पी के मध्य। तो यही एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है हमारा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो यही एक स्थिति है, नहीं तो बाकी 5 स्थिति में हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर हम आएंगे यानी कि अनंत से सी तथा इसके तो यफ तक, तो वस्तु का जो आकार होगा धीरे धीरे, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार से धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर जब होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर ही बनता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा, कह रहा है दर्पण के फोकस पर, तो फोकस पर जो होता है वो अनंत पर बनता है, तो ये भी गलत होगा। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये भी गलत होगा। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। समझ में आ गया सभी को बच्चों, ना समझ में आए तो जो भी नहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, तो अगली वीडियो में उनको हम जरूर दूर कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो अभी हमने आपको एक संबंध बताया था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए ध्यान से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आराम से आप बताओ। तो चूंकि यहाँ पर अब दर्पण की बात कर दिया है, तो दर्पण अवतल दर्पण में भी हमने बताया कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो नेगेटिव, और उत्तल दर्पण में जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ अवतल दर्पण किसकी बात किया है, अवतल दर्पण की, दर्पण अवतल दर्पण है तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव के तो आंसर हमारे वैसे ही नहीं होंगे, इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी और डी तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया हुआ है, पॉजिटिव किया हुआ। तो इस प्रकार से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। तो चलिए यही देखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर का है, तो आपको पता होगा कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, तो 20 का आधा कितना होगा, 10। अब चूंकि अवतल दर्पण है तो 10 होगा तो -10, तो -10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होता है, दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है, परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तन कोण देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी दर्पण के पृष्ठ पर यदि कोई प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और केस हमने अभी बताया कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तब भी वो क्या होती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो मार्ग में जब वापस लौट आएगी तो इस केस में तो जो आई और आर का मान होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। तो आई को बोलते हैं परावर्तन कोण और आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं तो परावर्तन कोण होगा। तो आपको समझ में आ गया क्या होगा, क्योंकि आई और आर का मान दोनों 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण की स्थिति में रखना होगा। तो थोड़ी देर पहले हमने आपके सारी स्थितियों के बारे में बात किया कि जब वक्रता केंद्र पर होगा, चलिए ऑप्शन से देखते हैं। तो वक्रता केंद्र पर बड़ा बोला है, तो वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार का बनता है, यानी कि जितने बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। वक्रता केंद्र के सी तथा फोकस के बीच, तो सी तथा फोकस के बीच का मतलब है कि सी और एफ। अब जैसे सी से आ गया तो इसी केस में क्या बनेगा, वस्तु से वास्तविक होगा ही। तो ये वास्तविक तो होगा, हमने बताया कि 5 स्थिति केवल लास्ट ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। वो कौन से होती है, जब वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के मध्य रखी जाए। तो फोकस और ध्रुव के जब मध्य रखी जाएगी तभी हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो यहाँ बोला है वास्तविक, तो वास्तविक के लिए आपका वक्रता केंद्र होगा नहीं, क्योंकि वक्रता केंद्र पर यदि रखे जाएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का ही बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो इसमें वास्तविक और बड़ा बनेगा। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। वस्तु के ध्रुव पर,
तो ध्रुव का मतलब है कि बिल्कुल दर्पण के ऊपर रख दिया आपने, और दर्पण के ऊपर यदि आप किसी प्रतिबिंब वस्तु को रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। दर्पण के ध्रुव तथा और फोकस के बीच, अभी हमने बताया यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, बड़ा तो रहेगा बट वो कैसा होगा, आभासी होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज आपने देखा 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन। यदि इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियो में आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए।